सो लेट्स डिस्कस द ऑसिलेटर्स। तो बेसिकली 4 तरह के ऑसिलेटर होते हैं। फर्स्ट वन इज आरसी ऑसिलेटर, देन एलसी ऑसिलेटर, क्रिस्टल ऑसिलेटर एंड रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। जो शुरू के 3 होते हैं आरसी, एलसी और क्रिस्टल, उनको हम कहते हैं साइनोसॉइडल ऑसिलेटर, और जो लास्ट का रिलैक्सेशन वाला है उसको नॉन साइनोसॉइडल ऑसिलेटर कहते हैं। सो बेसिकली जो लास्ट वन है उससे हम क्या करते हैं, स्क्वायर वेव, ट्रायंगल वेव, ये सब वेव बनाने की कोशिश करते हैं। वेयर इज फ्रॉम द फर्स्ट 3 वी ड्रो द साइनोसॉइडल वेव ओनली। ओके, सो हमने पहले ही आरसी ऑसिलेटर की ऑसिलेशन की कंडीशन देख ली। तो जितने भी ये ऑसिलेटर्स हैं उनमें हम बेसिकली जो ऑसिलेशन की जो कंडीशंस हमने अब तक देखी थी कि जो एमिटर होता है 180 डिग्री फेज शिफ्ट होना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक होना चाहिए, और ए बी है मतलब बेसिकली जो एम्पलीफायर गेन एंड द फीडबैक एलिमेंट, उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ द गेन शुड बी 1 एंड एंगल शुड बी मल्टीपल ऑफ द 360 डिग्री और इट इज 0। ओके, सो दीज आर द कंडीशंस एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज ए बर्कहाउसेन क्राइटेरिया। तो चलो पहले हम देखते हैं आरसी ऑसिलेटर फिल्टर को। आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो नंबर 1 है हमारा ऑसिलेटर कौन सा, आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। तो चलो अब देखो आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में होता क्या है। मान लो मैंने इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगाया, तो वो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मुझे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे देगा। तो अब बचा हुआ 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मैं कहाँ से लूँ, वो मैं इससे लूँगा बीटा से, कि बीटा को भी मैं ऐसा डिजाइन करूँगा कि वो मुझे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दे, ताकि टोटल मिला के कितना हो जाए, ए बी का, मतलब यहाँ से मैं चलूँ तो ए बी का जो फेज शिफ्ट हो जाएगा ना, फिर वो 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे पता है कि मैं ए से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट लेना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगाऊंगा और मुझे 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन अभी मुझे जो बचा हुआ 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है बीटा से, दैट सर्किट वी हैव टू डिजाइन। तो देखते हैं उसको किस तरीके से डिजाइन करते हैं हमें आरसी को यूज करके। ठीक है, तो मान लो मैंने एक आरसी सर्किट जब मैं लगाता हूँ इस तरीके से हाई पास फिल्टर के अरेंजमेंट में, तो मुझे पता है कि इसका जो जब मैं ओमेगा इसका जो रिस्पॉन्स होता है, जो इसका एंगल होता है, उसका वैल्यू मैं अगर मैं ओमेगा 10 to 0 रखता हूँ तो मुझे फाई 90 मिलता है, और ओमेगा 10 to इन्फिनिटी पर मुझे फाई 0 डिग्री मिलता है। मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये मुझे 0 से 90 डिग्री तक का फेज शिफ्ट दे सकता है। और अगर मैं ऐसे 2 लगा दूँ बैक टू बैक तो मुझे वो आराम से 0 से 180 डिग्री तक का फेज शिफ्ट दे सकता है। बट दिस इज एन आइडियल कंडीशन। अगर हम प्रैक्टिकल सिनेरियो को जब कंसिडर करते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि जो 0 से 90 डिग्री नहीं मिलता है हमें फेज शिफ्ट, थोड़ा सा कम मिलता है। तो हमें इसलिए हम क्या करते हैं, 3 स्टेज लगाते हैं, और हर स्टेज से हम क्या करते हैं 60 डिग्री का फेज शिफ्ट ले लेते हैं, ताकि हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिल सके। और अगर हम 4 स्टेज लगा के भी ले सकते हैं तो फिर हर स्टेज हमें 45 डिग्री प्रोवाइड करेगा। और हम 5 स्टेज भी लगा सकते हैं तो हमें फिर वो 36 डिग्री का एंगल अप्लाई करेगा ईच स्टेज। ओके, दैट्स इट। तो चलो लगाते हैं। तो हमें पता है कि हमारा जो बीटा है वो यहाँ से चालू होता है और ये इस तरीके से फीडबैक लूप आता है। तो ये जो सर्किट अरेंजमेंट हुआ बेसिकली पहले सी फिर आर, फिर सी फिर आर, फिर सी फिर आर, तो 3 स्टेज लगा दिए हमने बैक टू बैक। यहाँ पे 3 स्टेज लगा रहे हैं तो हमें जो इसका फ्रिक्वेंसी मिलेगा ना वो मिलेगा F = 1/2 पाई आर से √6। ठीक है, इसको डिराइव करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर दैट इट इज 1/2 पाई आर से √6। 6 क्यों है, ये एलिमेंट जरूरी है, 1/2 पाई आर सी नॉट अ बिग डील। तो बेसिकली ये होता है, अगर जनरल फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो 1/2 पाई आर सी √2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ आर सी स्टेज। अगर मैं यहाँ पे 4 स्टेज से 180 डिग्री का फेज लेता तो यहाँ पे 4 आता है n की जगह, और ये हो जाता 1/2 पाई आर सी √8। और अगर मैं 5 स्टेज से लेता तो हर स्टेज मुझे 36 डिग्री का एंगल प्रोवाइड करता, और यहाँ पे मेरे को √10 मिलता। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि मेरे को यहाँ से चालू हुआ, पहले सी आएगा, फिर आर, फिर सी, फिर आर, फिर सी, फिर आर। दिस नीड टू बी रिमेंबर्ड। यहाँ वी आउट मिला और मेरे को यहाँ से मैंने यहाँ दे दिया। वन थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि देखो इसका जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है ना वो हमने ग्राउंड कर दिया, और जो हमारा इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल है ना उससे हम एम्पलीफायर बना रहे हैं। तो ये जो है ये कौन सा एम्पलीफायर दे रहा है हमें, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दे रहा है। तो बिल्कुल अगर हमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दे रहा है तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट तो हमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से मिल गया, और 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हम इस फेज शिफ्ट से लेते हैं। तो ओवरऑल हमें जो फेज शिफ्ट मिल जाता है वो 360 डिग्री का मिल जाता है,
तो उसकी वजह से हमें क्या मिलता है कि एंगल ऑफ ए बीटा जो कि हम लाना चाह रहे थे 360 डिग्री, वो हमें मिल गया। वो रिक्वायरमेंट हमारी पूरी होगी। नाउ द सेकेंड रिक्वायरमेंट हमें पूरी करनी है कि हमारा मोड ए बीटा जो होना चाहिए ना उसकी वैल्यू 1 होना चाहिए। तो जब हमने ये स्टेज ऐड करते हैं ना तो इसकी वजह से जो अटेन्यूएशन आता है ना वो इतना आता है। आरसी स्टेज क्या करते हैं, हम एक अटेन्यूएशन प्रोवाइड कर देते हैं, तो उससे जो अटेन्यूएशन आता है ना दैट इज बेसिकली बीटा। तो बीटा की वैल्यू 1/29 होती है, मतलब ये अटेन्यूएशन हो जाता है इन 3 आरसी स्टेज की वजह से। तो अगर हमें कितना चाहिए, और हमें तो ए बीटा का वैल्यू 1 चाहिए। तो अगर इसका वैल्यू अगर हमें 1/29 मिल रहा है तो इस ए का वैल्यू हमें दैट मस्ट बी 29। और ए का वैल्यू तो मुझे पता है, यहाँ पे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन रहा है तो इन्वर्टिंग ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बेसिकली मोड में बात होती है। जब भी ए की भी ए बीटा की बात होती है तो मोड में बात होती है। तो हमें RF/R1 का वैल्यू कितना मिल जाएगा 29। तो मोड RF/R1 का वैल्यू 29 है। यहाँ से मैं R1 का वैल्यू सेट करके RF का वैल्यू आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ। नाउ लेट्स डाइव इनटू द डिटेल डिस्कशन, कैसे डेरिवेशन हो रहा है। मुझे पता है कि ये तो मेरा काइंड ऑफ एम्पलीफायर स्टेज है जो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, इसका कोई डिस्कशन करने का कोई तुक नहीं बनता, वी नो ऑल दिस, ठीक है। तो हमें बेसिकली इसको डील करना है। तो इस वाले सेक्शन को मैंने अलग कर दिया। यहाँ पे मुझे पता है कि मैं अगर वी इन देता हूँ यहाँ पे मेरे को वी आउट मिलता है, इसका मेरे को तो ये कितना है बेसिकली यहाँ पे इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, यहाँ का वी आउट अप्लाई कर रहे हैं ओरिजिनल सर्किट में और यहाँ से मुझे वी एफ मिल रहा है, ठीक है। तो मुझे बेसिकली क्या क्या कैलकुलेट करना है, वी एफ अपॉन वी आउट, ये मेरा कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा फिर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस सर्किट को मैंने यहाँ से ये कैलकुलेट करना है मुझे। तो जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो मैं KVL से सोल्व करूँगा तो 3 मैथ्स बन रहे हैं इसमें, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो पहले मैं लास्ट वाले मैथ्स को सोल्व करूँगा। तो सोल्व करने का सिंपल तरीका होता है, पहले करंट का इक्वेशन लिखो, करंट से वोल्टेज का इक्वेशन। हमें क्या है, V0 का इक्वेशन तो पता है मुझे, V0 यहाँ का, ठीक है, इसको मैंने माना V0। तो मैं I3 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ यहाँ से, कितना, V0/R। तो ये मेरा R3 का वैल्यू कैलकुलेट होगा। अगर मेरा R3 का वैल्यू आ गया तो मैं V2 का वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, कितना, V0 प्लस I3 इंटू 1/jωCT। तो V2 का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो V2 का जो वैल्यू आया ना वो हमारा इक्वेशन नंबर 1 होगा। अब मुझे I2 का वैल्यू कैलकुलेट करना है। I2 का वैल्यू तो मुझे पता ही है क्योंकि V2 का वैल्यू मुझे पता है, तो V2/R ये मेरा I2 का वैल्यू हो जाएगा प्लस I3, ठीक है। तो I2 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, V2/R अपॉन I3। V2 का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 से जब पुट करते हैं यहाँ पे तो I2 का वैल्यू मुझे मिल जाएगा, ठीक है। I2 का वैल्यू मुझे इतना मिल गया। जब मुझे I2 का वैल्यू मिल गया तो मैं I2 का वैल्यू कितना V1 का वैल्यू लिख सकता हूँ। V1 का वैल्यू मेरा कितना हो जाएगा, V2 प्लस I2 अपॉन jωC, ऐसा। तो यहाँ से मेरे को V1 का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। V1 का वैल्यू मिल गया। अब मैं I1 का वैल्यू लिख सकता हूँ यहाँ से, कितना, कि V1/R प्लस I2 का वैल्यू मुझे पता ही है इस इक्वेशन से, ठीक है। तो यहाँ से मैंने I1 का वैल्यू लिख लिया और I1 से भी मैंने Vin का वैल्यू लिख लिया। फाइनली जब हमें ऐसे एक एक स्टेप I और V कर करके हम पहुँचते हैं तो पहले हमने क्या फाइंड किया, I3, उसके बाद हमने V2 फाइंड किया, फिर हमने I2 फाइंड किया, फिर हमने V1 फाइंड किया, फिर हमने I1 फाइंड किया और फिर हमने Vin फाइंड कर लिया फाइनली। इस तरीके से हम V और I के चक्कर लगाते लगाते फाइनली वी रीच्ड Vin। और Vin को हमने V0 की टर्म्स में जब फाइंड किया हमारा तो 1 प्लस ये इतना वैल्यू मिला। अब मुझे पता है कि V0 अपॉन Vin जो है ना वो क्या है, बेसिकली बीटा है, उसको मैं VF अपॉन Vin भी तो लिख सकता। तो इसका मैं इमेजनरी पार्ट 0 रखूँगा। तो जब मैं इसका इमेजनरी पार्ट 0 रखता हूँ तो 1 अपॉन, क्योंकि इमेजनरी पार्ट ऐसे कुछ आता नहीं है, हमें चाहिए भी नहीं। तो इमेजनरी पार्ट को मैंने 0 रखा तो मेरे को ओमेगा का वैल्यू मिल गया इतना, जितना हमने पहले किया था कि 1/2πRC इंटू √6। और जब हम इस ओमेगा का वैल्यू को इसमें पुट करता हूँ, मैं इस ओमेगा की वैल्यू को बैक इसमें, तो जो इमेजनरी पार्ट तो ये तो 0 ही हो गया। तो ये बचा था ना 1/1, ये बेसिकली इस वाली टर्म्स में मैं ओमेगा का वैल्यू पुट करता हूँ तो मेरे को V0 अपॉन Vin का वैल्यू कितना मिलता है, 1/-29। तो माइनस का तो मुझे बिल्कुल खेल समझ में आ रहा है कि फेज शिफ्ट दिखा रहा है, वो तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दिखा रहा है माइनस, और ये जो है मुझे अटेन्यूएशन दिखा रहा है 1/29 का, ठीक है। तो बीटा का मोड कितना है 1/29, फेज शिफ्ट कितना दे दिया 180। तो 180 फेज शिफ्ट तो हमें जो चाहिए था वो तो दे दिया, और 1/29 का जो अटेन्यूएशन दिया उसको हम कंपनसेट करेंगे विद दी बाय सेटिंग द वैल्यू ऑफ ए,
एट द अप्रोप्रिएट लेवल। ओके, तो ये V0.V इन जो वैल्यू है बेसिकली बीटा है, क्योंकि V0.V इन जो इस पर्टिकुलर सर्किट का है वो नथिंग बट दैट इज ओरिजिनल सर्किट का VF/V आउट ही है। ठीक है, तो अगर मैं A बीटा इज इक्वल टू 1 की बात करता हूँ तो मुझे पता है A बीटा इज इक्वल टू 1 चाहिए मुझे ऑसिलेशंस के लिए। तो मुझे पता है कि A का वैल्यू कितना चाहिए फॉर दैट शुड बी 1/बीटा एंड वी नो द वैल्यू ऑफ बीटा इज 1/29। इफ वी यहाँ पे हम केवल मोड कंसिडर कर रहे हैं तो दैट इज 1/29। सो A का वैल्यू हमें कितना मिलेगा 29। RF/R1 का वैल्यू बेसिकली कितना आ गया, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो एम्पलीफायर वाला अरेंजमेंट है वो इन्वर्टिंग है। ठीक है, क्योंकि उससे भी तो हम 180 डिग्री का फेज शिफ्ट ले रहे हैं। तो RF/R1 उसका गेन कितना होता है -1/RF/R1। तो यहाँ पे मोड की बात करें तो RF/R1 का वैल्यू 29 होता है। तो RF का वैल्यू में कितना कह सकता हूँ 29 × R1। और R1 का वैल्यू हम क्या करते हैं 10K to 100K के बीच में कोई एक वैल्यू सेट करते हैं, जो कि प्रैक्टिकली मतलब इतना डिजायर्ड जो रेंज होता है उसमें हम ये वैल्यू सेट करते हैं। अब देखो हमें तो A का वैल्यू कितना चाहिए 29 चाहिए, बस हमारा टारगेट ये है। तो अगर हम हमारा जो एम्पलीफायर स्टेज है वो मोसफेट वाला लगाते हैं तो हमें पता है मोसफेट का गेन कितना होता है, उसका एम्पलीट्यूड GMRD। तो GMRD का वैल्यू हमें 29 चाहिए। ठीक है, BJT लगाएंगे तो वहाँ से हमें 129 चाहिए। तो वी कैन डिजाइन दैट। वेयर इज दैट? तो मैं क्या करना चाहता हूँ यहाँ पे नथिंग बट, अगर मैं ये जो एम्पलीफायर वाला स्टेज है ना उसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, मैं उसको BJT या उसके एम्पलीफायर से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है, तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। अगला होता है हमारा व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर। अब व्हीन ब्रिज ऑसिलेटर को वैसे तो हमने मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में भी पढ़ा हुआ है, जहाँ पे एक RC सीरीज ब्रांच में मतलब जो हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसका एक ब्रांच RC सीरीज कनेक्शन होता है और एक ब्रांच में हम RC पैरेलल कनेक्शन होते हैं। दो ब्रांच में क्या होता है रजिस्टर होते हैं। अब देखो इसके चारों ब्रांच का जो कनेक्शन है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कौन से ब्रांच को एम्पलीफायर के ऑप एम्प के कौन से टर्मिनल पे देते हैं। तो हमें बहुत ही केयरफुली एक एम्पलीफायर बनाना है। तो यहाँ पे देखो हमें क्या चाहिए, पहले से पहले कनेक्शन देखो यहाँ पे इस टर्मिनल कह रहा हूँ, इसको मैंने टर्मिनल 2, 3, 4 ऐसा कर देता हूँ। तो देखो 1 और 2 के बीच में ये R4 जो है ये इस तरीके से कनेक्ट है काइंड ऑफ, मैं ऐसा कह सकता हूँ। ये R4 कनेक्ट होगा किसके बीच में, आउटपुट से कनेक्ट है ना ये इस तरीके से जाके। तो ये बेसिकली वही बात हुई। और जो मेरा R3 है वो ग्राउंड है। तो इस पूरे अरेंजमेंट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो ये देखो R3 ग्राउंड है और R4 जो मेरा है वो ऐसा कनेक्ट है। तो ये मेरा ऐसा मैंने डिजाइन इससे रिप्लेस कर दिया मैंने इसको, ठीक है। अब देखो मेरा जो सीरीज वाला ब्रांच है ना वो किससे कनेक्ट है, आउटपुट से। उसका एक टर्मिनल आउटपुट से कनेक्ट है और दूसरा जो टर्मिनल है ना उसका वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जा रहा है। और जो मेरा पैरेलल वाला ब्रांच है ना उसका एक टर्मिनल तो नॉन इन्वर्टिंग ब्रांच में जा रहा है और दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है। तो उसको जब मैं डिजाइन करता हूँ तो वो ऐसा होता है। इसका देखो एक टर्मिनल तो ग्राउंड में गया एक नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से, और जो हमारा सीरीज वाला ब्रांच है वो आउटपुट और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में कनेक्ट है। तो इसका जो अल्टरनेटिव अरेंजमेंट है ना वो ऐसा भी है। दोनों अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दे नीड टू बी रिमेंबर्ड। दिस सर्किट एक्चुअली दिस विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि टर्मिनल 1 जो हमारा है नॉन इन्वर्टिंग में जाए, सॉरी इन्वर्टिंग में जाएगा, ठीक है। हमारा टर्मिनल जो 2 है वो आउटपुट पे जाएगा। टर्मिनल 3 जो है हमारा वो नॉन इन्वर्टिंग पे आएगा। टर्मिनल 4 हमारा ग्राउंड हो जाएगा। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आई थिंक दैट इन IAS 2020 द क्वेश्चन हैज ऑल्सो बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टॉपिक इन मेजरमेंट टॉपिक पेपर सेकेंड। सो वर्किंग ऑफ द हाई पास फिल्टर। अब देखो ये जो हमारा RC वाला अरेंजमेंट है, अगर हम इन दोनों को एक अलग सर्किट की तरह कंसिडर करते हैं, इस वाले को हमने एक अलग ही सर्किट कंसिडर कर लिया, क्योंकि ये जो हमारा पर्टिकुलर अरेंजमेंट है ना ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाएगा। हाउ? क्योंकि हमारा जो फाइनली जो इनपुट है ना वो ये है, ये वाला जो ब्रांच ग्राउंड हो जाए और यहाँ पे इनपुट आए तो यहाँ पे काइंड ऑफ इनपुट है,
वैसे तो हम ऑसिलेटर में क्या करते हैं, कोई भी इनपुट देते नहीं है, लेकिन अगर मेरे को इनपुट देना है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इमेजिनरी इनपुट मानता हूँ तो दैट वुड बी गिवन हियर, क्योंकि इसका ये जो वाला जो टर्मिनल है वो तो ग्राउंड है, ठीक है। तो ये वाला अगर मैं यहाँ पे इनपुट देता हूँ और ये वाला, तो ये कौन सा अरेंजमेंट हो गया, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बना रहा है ये वाली चीज़, ठीक है। तो ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनेगा यहाँ। तो नॉन इन्वर्टिंग अगर हमारा एम्पलीफायर बन रहा है तो ये हमें नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो 0 डिग्री का गेन देगा, ठीक है। और हमें ओवरऑल भी 0 डिग्री चाहिए, तो ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट होना चाहिए ना, वो भी 0 डिग्री गेन देना चाहिए नेसेसरीली। प्रीवियस केस में हमने क्या देखा था कि ये वाला जो हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर लगाया था 180 डिग्री दे रहा था, तो हमें फीडबैक लूप से भी हमें 180 डिग्री का गेन चाहिए था। जबकि यहाँ पे क्या है, हमारा जो एम्पलीफायर है वो नॉन इन्वर्टिंग बन रहा है, तो नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर तो हमें 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा, तो हमारा जो फीडबैक एलिमेंट है वो भी हमें 0 डिग्री का मतलब गेन देना चाहिए, 0 डिग्री का फेज शिफ्ट देना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हमारा ये तो देखो कोई डिस्कशन का पॉइंट नहीं है ये वाला जो अरेंजमेंट है ना, क्योंकि ये तो हमारा एम्पलीफायर है, उसको हमने बहुत बार डिस्कस कर लेंगे फ्यूचर में। हमारा डिस्कशन का जो पॉइंट है ना वो ये है, जो ये हमने रेड लाइन में ड्रॉ कर रखा है, ये वाला, ये जो रेड लाइन में ये वाला, आई एम नॉट कलर लाइन, दिस रेड लाइन वाला, तो ये अंदर वाला है, ओके, विच आई रिसेंटली हाईलाइटेड इन ब्लू बेसिकली। तो अगर मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करता हूँ, देखो इसको मैंने अलग कर लिया, तो ये मेरा जो सीरीज ब्रांच है ना, अगर उसको हम क्लोजली देखें तो दैट इज वर्किंग एज एन हाई पास फिल्टर, और हमारा जो पैरेलल अरेंजमेंट है ना वो हमारा लो पास फिल्टर की तरह वर्क कर रहा है। कैसे, इसका जो इम्पीडेंस कितना होगा कैपेसिटर का 1/j⍵C1, अगर मैं ω10 to 0 पुट करता हूँ तो इट बिकम्स अ ओपन सर्किट, ओके। सो आई कैन सी दैट फ्रॉम हेयर, यहाँ पे भी मैंने करके दिखाया हुआ है, तो दैट कुड बी सीन बाई पॉजिंग द वीडियो। अब देखो इसका जो फ्रीक्वेंसी आता है ना वो इतना आता है 1/2πRC, और अगर दोनों जो है R1C1 और R2C2 ये दोनों बराबर नहीं है तो उसका फ्रीक्वेंसी 1/2πR1 R2 और C1C2 इतना आएगा। और जो फीडबैक एलिमेंट आता है ना इसका बीटा का वैल्यू, जब हम सोल्व करने के बाद वो हमें 1/3 मिलता है। बीटा का वैल्यू मेरा अटेन्यूएशन कितना देता है, ये पूरा अरेंजमेंट हमें अटेन्यूएशन ऑफ 1/3 देता है। तो मुझे ए का वैल्यू 3 चाहिए, अगर मुझे ए बीटा का वैल्यू 1 चाहिए तो ए का वैल्यू 3 कैसे फाइंड करूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/R4/R3, R4/R3, ठीक है, R4/R3। तो 1/R4/R3 का वैल्यू 3 है, तो R4/R3 का वैल्यू 2 होना चाहिए, ठीक है। तो हम आराम से सेट कर सकते हैं, हमें आराम से वैल्यू मिल गया। अब चलो इसके डिटेल डिस्कशन में डाइव करते हैं, जहाँ पे हम डेरिवेशन करेंगे डिटेल में। ये रहा, अब देखो मैंने इसका डेरिवेशन कर रहे हैं, बेसिकली इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट। तो इस वाले सेगमेंट को मैं Z1 मान लेता हूँ, इस वाले को मैं Z2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो दो इम्पीडेंस हो गए मेरे Z1 और Z2, तो मैं अब आराम से इसको सोल्व कर सकता हूँ। तो मुझे पता है V0/Vin का जो वैल्यू है, ये वाला सर्किट सोल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो V0/Vin का वैल्यू कितना है, Z2/Z1 + Z2। Z1 का वैल्यू मैं अगर Z1 वाला सीरीज वाला कनेक्शन है तो Z1 का वैल्यू इतना हो जाएगा, Z2 वाला पैरेलल कनेक्शन है तो उसका इंपीडेंस इतना हो जाएगा। जब मैं इस वाले इक्वेशन में ये Z1 Z2 का वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे इस तरह का इक्वेशन मिलता है। व्हेन आई फर्दर सिंप्लीफाई दिस देन आई विल गेट दिस काइंड ऑफ एक्सप्रेशन। तो यहाँ से मुझे रियल पार्ट चाहिए, तो रियल पार्ट चाहिए तो मुझे क्या है, इसको 0 करना पड़ेगा। जब ये 0 हो जाएगा तो J और J कट जाएगा और मुझे V0/Vin का वैल्यू कितना मिलेगा, रियल पार्ट मिल जाएगा। तो जब मैं इसको 0 पुट करता हूँ इस पार्ट को, तो यहाँ से मुझे ओमेगा का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज 1/√R1 R2 C1 C2, फ्रिक्वेंसी का वैल्यू ये मिल जाएगा मुझे। और V0/Vin का वैल्यू मुझे कितना मिला, R2 C1 अपॉन R1 C1। जब मैं ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ तो मुझे कितना मिला वैल्यू, ये बीटा का वैल्यू बेसिकली मुझे इतना मिल रहा है, R2 C1 अपॉन R1 C1 प्लस R2 C2 प्लस R2 C1, ये वाला मिल रहा है मुझे वैल्यू, ठीक है। तो R2 का वैल्यू कितना है, R2 हमारा पैरेलल वाला कनेक्शन है, R2 को मैं RP भी लिख सकता हूँ। और जो C1 है वो मेरा क्या है, सीरीज वाला है। तो ये क्या है मेरा, मतलब पैरेलल वाला रेजिस्टेंस और सीरीज वाला कैपेसिटेंस, और ये वाला नीचे भी आएगा कंपोनेंट, और फिर वो इंडिविजुअल वाला R1 C1 और R2 C2। व्हाट इज माय पॉइंट हियर कि बीटा का वैल्यू मुझे कितना मिल रहा है,
बीटा का वैल्यू मिल रहा है मुझे R2, ये वाला पैरेलल वाला R2 और ये वाला C1 अपॉन द सेम टर्म R2 बाई C1 प्लस R1 C1 ये वाला प्लस R2 C2 पैरेलल वाला। इसको मैं पैरेलल और सीरीज की टर्म्स में लिखूंगा तो दैट वुड बी ज़्यादा बेटर काइंड ऑफ, कि इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ कि RPCS अपॉन RPCS प्लस RSCS प्लस RPCP, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ताकि हमें पता रहे कि पैरेलल वाले का रेजिस्टेंस कौन सा है। बीटा का वैल्यू ये आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं मान लेता हूँ कि ये मतलब R1 और R2 बराबर है और C1 C2 बराबर है, और इनको मैं जब वैल्यू पुट करता हूँ तो बीटा का वैल्यू फिर मुझे 1/3 मिलता है। और फॉर ऑसिलेशन यू नो दैट ए बीटा शुड बी इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन बीटा ए शुड बी 1 अपॉन बीटा। और अगर बीटा का वैल्यू मेरा 1/3 आ रहा है तो 1 अपॉन बीटा का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो मैं जब इसको 1 अपॉन बीटा जो है इसका मैं 1 अपॉन बीटा किया तो 1 अपॉन बीटा, देखो 1 अपॉन बीटा करूँगा तो ये R2 C1 तो इसका कट जाएगा, ये मिलेगा। तो हमें ऐसा अरेंजमेंट मिलता है 1 अपॉन बीटा का कि R1 बाई R2 प्लस C2 बाई C1 प्लस 1। ओके, ये मुझे ए का वैल्यू मिल गया। तो ए का वैल्यू तो मुझे 3 फाइंड करना है ना, क्योंकि मुझे ए का वैल्यू मुझे 3 चाहिए, क्योंकि बीटा का वैल्यू कितना 1/3, देन ओनली ए बीटा वुड बी 1। तो इसका वैल्यू अगर मैं 3 रखता हूँ तो आई कैन ईजिली से नॉट 3। हम जनरल केस डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पे R1 और R2 बराबर नहीं है, C2 और C1 बराबर नहीं है, जनरल केस डिस्कस करो। तो ए का वैल्यू तो क्योंकि यहाँ पे नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है बन रहा है, तो ए का वैल्यू कितना होता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए, इतना होता है कि 1 अपॉन R4 प्लस C3। जब हम दोनों को इक्वेट करते हैं दोनों ए के वैल्यू को, तो मुझे इतना ये फाइनल इक्वेशन ये मिलता है कि R4 बाई R3 इज इक्वल टू R1 बाई R2 प्लस का C2 बाई C1। इसको मैं सिंपली ऐसा लिख सकता हूँ कि RS अपॉन RP प्लस का CP बाई CS, ठीक है, दैट वुड बी बेटर। R4 बाई R3 इज इक्वल टू RS अपॉन RP प्लस का CP बाई CS। और अगर R1 और R2 का वैल्यू बराबर है और C1 और C2 का वैल्यू बराबर, देन R4 और R3 का वैल्यू हमें 2 मिलेगा। नाउ कम्स दी थर्ड ऑसिलेटर, LC ऑसिलेटर। तो LC ऑसिलेटर में क्या करते हैं, बीटा को हम LC ऑसिलेटर से डिजाइन करते हैं। और हमें पता है LC टैंक जो सर्किट होता है उसका कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना होता है 1/2 पाई अंडर रूट में LC। बेसिकली कैपेसिटर और इंडक्टर में क्या होता है, कंटिन्यूसली एनर्जी का ट्रांसफर होता है। तो इसका जो LC ऑसिलेटर बनाते हैं ना, हम ऐसा बनाते हैं कि ये जो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फिर से हमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं। तो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर डिजाइन कर रहे हैं तो ये वाला जो हमारा अरेंजमेंट है ना, ये हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। देखो यहाँ पे हमने इनपुट किसको दे दिया, इन्वर्टिंग टर्मिनल को दे दिया सीधा ही, ठीक है। तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन रहा है सीधा सीधा। अभी हम ये वाला सर्किट बाकी ये सब ऐड कर देंगे, बट फॉर द टाइमिंग फोकस ये है कि इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो हमारा ये वाला VF है वो इन्वर्टिंग टर्मिनल में जा रहा है, जबकि प्रीवियस केस में हमारा जो VF था वो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जा रहा था, इसलिए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन रहा था। यहाँ पे हमें इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनाना है, तो ये इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन रहा है तो 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देगा। तो हमें इस अरेंजमेंट से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट चाहिए जब ये ऑसिलेटर की तरफ वर्क करेगा, ताकि टोटल 360 डिग्री या 0 डिग्री फेज शिफ्ट हो सके। तो लिखा हुआ भी मैंने। अब देखो दो तरह के LC ऑसिलेटर होते हैं, बट उनका जो ये अरेंजमेंट होता है ना वो बिल्कुल सेम होता है। ढंग से फोकस करो कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में जा रहा है, इन्वर्टिंग टर्मिनल में जा रहा है, और उनके बीच में क्या है Z1 और Z2 दो टर्मिनल है, दो हमने इम्पीडेंस ऐड किए। और जो हमारा नॉन इन्वर्टिंग वाला टर्मिनल वो ग्राउंड है, और एक हमारा Z3 कनेक्टेड है इस तरीके से V0 और VF के बीच में, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, दो तरह के अरेंजमेंट मिलते हैं। अगर मेरा Z1 और Z ये कैपेसिटर है, ये दोनों कैपेसिटर हैं और ये इंडक्टर है, तो इसको हम कहते हैं कोल स्पिट्स एम्पलीफायर, ठीक है। और अगर हमारा Z1 और Z2 ये इंडक्टर हैं ये दोनों, और ये वाला हमारा कैपेसिटर है, उसको कहते हैं हम हार्टले ऑसिलेटर। इंडिविजुअली करेंगे। अब देखो हम तो लेकिन इसका कॉमन अरेंजमेंट पहले सोल्व कर लेते हैं। तो हम इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमें पता है ये हमने इक्विवेलेंट सर्किट वाला ड्रॉ कर रहे हैं कि ये VF है मेरा। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो Z3 है वो V0 और VF के बीच में कनेक्ट है, Z2 जो है हमारा V0 और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है,
और जो हमारा Z1 है वो VF और ग्राउंड के बीच में कनेक्ट है, ठीक है, ताकि हम इसको किसी भी तरीके से फिर डिजाइन कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका मैं इक्विवेलेंट सर्किट डिजाइन करता हूँ, तो ऐसा बनता है इसका इक्विवेलेंट सर्किट कि यहाँ इसको मैं इस वाले अरेंजमेंट को मैं कितना लिख सकता हूँ, A इंटू VIN, इतना लिख सकता हूँ मैं। अब मुझे पता है कि V इन कितना होता है मेरा, V इन होता है मेरा V नॉन इन्वर्टिंग। बेसिकली ये क्या है, डिफरेंशियल एम्पलीफायर ही तो होता है ये इसके अंदर में। अब देखो इसका इक्विवेलेंट सर्किट कैसा बनता है, इफ द आई एक्सप्लेन अ लिटिल मोर हियर, तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा बनता है A टाइम्स VD, और यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाता है, आउटपुट इम्पिडेंस मेरा R0 जो हमारा या Z0 जो भी हम डिस्कस करते हैं, ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बनता है। और इधर हमारा इनपुट ये हमारा इनपुट इम्पिडेंस होता है Z R इन या Z इन जो भी कहना चाहते हैं कह दो। लेकिन अभी हमें वी आर इंटरेस्टेड इन आउटपुट वाले अरेंजमेंट में, ठीक है। तो AVD और VD का वैल्यू कितना होता है, V नॉन इन्वर्टिंग माइनस V इन्वर्टिंग, ठीक है। तो VA, तो मैं लिखता हूँ इसको V नॉन इन्वर्टिंग NI माइनस V इन्वर्टिंग विच इज़ VI। अब यहाँ पे अगर मैं V नॉन इन्वर्टिंग की बात करूँ तो वो तो 0 है, इसको मैंने 0 पुट किया। और V नॉन इन्वर्टिंग, V इन्वर्टिंग मेरा कितना VF, तो मैं इसको कैसा लिख सकता हूँ, सिंपली बात है, मेरा अरेंजमेंट कैसा हो जाएगा, ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा मेरा माइनस ऑफ AVF इजंट इट, और ये मेरा R0 है जो है, दैट्स इट। तो ऐसा मैंने करेक्ट कर लिया इसको। अब देखो इसका मैं इस वाले पार्ट को अलग कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं अलग करता हूँ। तो V0 और VF, यहाँ ये मेरा VF है, VF को फाइंड करना मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि VF ही तो मेरा फाइनली इन्वर्टिंग टर्मिनल में जा रहा है ना। तो ये मेरा VF है, तो मुझे पता है V0 और VF के बीच में Z3 कनेक्ट है। यहाँ पे देखो V0 और VF के बीच में Z3 कनेक्ट है, तो मैंने कर दिया V0 VF के बीच में Z3 कनेक्ट। फिर मेरा VF और ग्राउंड के बीच में मेरा Z1 कनेक्ट है, तो मेरा VF और उसके बीच में Z1 कनेक्ट, ठीक है। मेरा V0 और ग्राउंड के बीच में मेरा Z2 कनेक्ट है, तो मैंने ये कर दिया, इसको मैंने ऐसा बना दिया। तो अगर मैं इसको क्लियरली देखता हूँ, मुझे VF और V0 के बीच में बेसिकली, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि Z2 पैरेलल Z1 प्लस Z3, क्योंकि ये दोनों क्या है, अभी मैं कुछ ज़्यादा नहीं सोच रहा हूँ, ये कि V0 से अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूँ तो ऐसा बना सकता हूँ। अब देखो इसको इक्विवेलेंटली मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया कि ये Z3 है, Z1 Z2। तो अगर मैं VF का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करूँ तो आई कैन इजीली कैलकुलेट कि Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू V0। बीटा का वैल्यू तो मुझे पता ही है कि VF अपॉन V0 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि Z1 अपॉन Z1 प्लस Z3, ये मेरा बीटा का वैल्यू होगा। अब देखो हमने ये वाला, अब देखो मैंने इसको क्या कर रहा हूँ ना, बेसिकली ZP, ये जो पूरा सर्किट अरेंजमेंट है ना, इसको मैं ZP से रिप्लेस कर दे रहा हूँ। इस वाले ZP का वैल्यू ये है, ठीक है, क्योंकि मुझे VF का वैल्यू फाइंड हो गया, बस मेरा ख़त्म मुझे। अब मैं जितना पूरा ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट मैं ऐसे बनाता हूँ कि यहाँ से चले यहाँ, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, ये पूरा जितना भी इक्विवेलेंट अरेंजमेंट है इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, और तो ये मेरा सिंपल सर्किट बन जाएगा फिर, ठीक है। तो मैंने वही किया कि ये ZP मेरा Z1 प्लस Z3 पैरेलल Z2 ये हो जाएगा, ठीक है, माइनस AV VI R0 ये हो गया मेरा ZP। तो V0 का वैल्यू मैं यहाँ से आराम से कैलकुलेट कर सकता हूँ, ये मेरा V0 बेसिकली। तो V0 इज इक्वल टू ZP प्लस R0 इंटू जो इनपुट मेरा कितना AV इंटू VI। तो यहाँ से मैं V0 बाई VI फाइंड कर सकता हूँ, कितना हो जाएगा मेरा क्लोज लूप गेन है ये बेसिकली V0 अपॉन VI, वो मेरा हो जाएगा AV इंटू ZP अपॉन ZP प्लस R0। ए का वैल्यू मेरा कितना हो गया, ओवरऑल गेन है ये मेरा, वो हो जाएगा मेरा AV मल्टीप्लाई बाई Z2, मतलब बेसिकली ZP का मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो इतना। तो मैं लूप गेन की बात करता हूँ, तो मैं ये वाला जो ए का वैल्यू आया उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इस बीटा के वैल्यू के साथ में, तो मेरे को जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा ना इसका, वो ये मिलेगा। और दिस एक्सप्रेशन नीड टू बी रिमेंबर्ड, हमें ये याद ही रहना चाहिए एक्सप्रेशन, क्योंकि अगर ये एक्सप्रेशन हमें याद है तो हम
हार्टले और कोल्पिटल ऑसिलेटर का कोई भी पैरामीटर डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये आता है ए बीटा इज इक्वल टू माइनस ए वी Z1 Z2 अपॉन R0 Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z3। रिमेंबर दिस इफ यू कैन। वहाँ पे इस पर्टिकुलर थिंग को डिजाइन करना एक थोड़ा सा मुश्किल सा टास्क है। कोलपिट्स एम्पलीफायर, सॉरी कोलपिट्स ऑसिलेटर। कोलपिट्स ऑसिलेटर में हम क्या करते हैं, जहाँ पे Z1 Z2 तो वहाँ पे C1 C2 लगा देते हैं और यहाँ पे हम L लगा देते हैं। तो ये है मेरा कोलपिट्स ऑसिलेटर में क्या करते हैं हम R1 जो Z1 Z2 था उसको C1 C2 से रिप्लेस कर दिया और जो मेरा Z3 था उसको L से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। और ये मेरा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन रहा है, तो ये R1 और ये RF इक्वलेंटली हम ये जो एम्पलीफायर का अरेंजमेंट है ना वो कहीं से भी ले सकते हैं, आइदर मोसफेट वाले एम्पलीफायर जितने भी डिस्कस किए थे या फिर बीजेटी वाले एम्पलीफायर। तो मान लो मैंने इसको इससे रिप्लेस कर दिया बीजेटी वाले से, एम्पलीफायर वाले पोर्शन को सिर्फ, तो बीजेटी वाला एम्पलीफायर और ये मेरा कोलपिटल जो था उसको यहाँ लगा दिया कि C1 C2 को ग्राउंड के बीच में ग्राउंड, ये L और ये जो भी इसका आउटपुट है उसको मैंने इधर इसके इनपुट पे दे दिया, तो ये मेरा ऑटोमेटिकली इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बन जाता है। और यहाँ पे मैंने LC टैंक को इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। फीडबैक फैक्टर इट हैज़ बीन आस्क्ड इन 2018 कि बीटा जो फीडबैक फैक्टर होता है उसका वैल्यू कितना होता है C2/C1। इसको हम आगे डिराइव भी करेंगे, बट रिमेंबर C2/C1 दिस बाय दिस। ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, F = 1/2 पाई अंडर रूट में L इंटू C का वैल्यू कितना होता है 2C है, तो C का जो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। C1 तो ये इसका इस कोलपिटल का फ्रीक्वेंसी होता है 1/2 पाई अंडर रूट में LC और C का वैल्यू C1 C2 इंटू C1 प्लस C2। तो ये दोनों चीज़ नीड टू बी रिमेंबर। अब देखो इसको डिराइव आराम से कर सकते हैं। जहाँ पे Z1 था ऊपर वाले इस वाले इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर जो 1 है ये लूप गेन वाला, यहाँ पे जो Z1 है उसकी जगह हम क्या करेंगे 1/ωc1, Z2 की जगह 1/ωc2 और Z3 की जगह jωL। जब इसको रख के हम सोल्व करते हैं तो हमें ये वाला एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है वो वाला, ठीक है। और तो हमें पता है कि अगर हमें जो इमेजिनरी पार्ट है उसको 0 रखना है, जब मैंने इमेजिनरी पार्ट को 0 रखा तो मुझे ये वाला चीज़ मिल जाता है। तो ओमेगा का वैल्यू मेरा कितना मिल गया C1 प्लस C2 अपॉन L C1 C2, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/L C इक्वलेंट का वैल्यू C1 C2 C2 प्लस C1 ये आ रहा है मेरा, ठीक है। जब मैं इस वैल्यू को वापस इस ओमेगा स्क्वायर के वैल्यू को मैं बचे हुए पार्ट में रखता हूँ, मतलब ये वाले में रखता हूँ, तो मुझे ए बी का वैल्यू कितना मिल रहा है, ए बीटा का वैल्यू मेरा कितना मिल रहा है, इतना हो जाएगा ए बी टाइम C2/C1, ठीक है। अब ए का जो वैल्यू होता है ना लगभग ए बी के वैल्यू के बराबर यही होता है, ठीक है। ए इज नियरली इक्वल टू 1, तो बीटा का वैल्यू मैं यहाँ से कितना कह सकता हूँ, बीटा वुड बी इक्वल टू C2/C1, और बीटा को तो हम फीडबैक फैक्टर कहते हैं ना, ठीक है, क्योंकि ए बीटा है। अब ए का वैल्यू नियरली अगर मैं ए बी मान लूँ तो ये बचा हुआ पार्ट जो C2/C1 है वो बीटा हो गया, तो ये मेरा फीडबैक फैक्टर होता है C2/C1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट हमें पता है कि ए बीटा का जो हमें वैल्यू है वो तो 1 चाहिए ना। अगर मुझे ए बीटा का वैल्यू 1 चाहिए अगर यहाँ से, और मुझे पता है कि बी, ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 कब आएगा, अगर मैं जो ए वी है ये वाला ए वी इसका वैल्यू मैं C1/C2 रख दूँ तो फिर मेरा 1 हो जाएगा। तो ए वी का वैल्यू अगर मैं C1/C2 रख दूंगा तो ये दोनों कट जाएंगे और वैल्यू 1 बचेगा। तो ए वी का वैल्यू C1/C2 ये दिस इज ऑल्सो, और मुझे पता है कि ए वी नियरली ए है, तो अगर मैं एक और मुझे नॉन इन्वर्टिंग इन्वर्टिंग एम्पलीफायर से ए वी का वैल्यू कितना मिल रहा है RF/R1, और यहाँ से मेरे को कितना डिजायर मेरी कितनी है यहाँ से C1/C2, अगर मैं दोनों को इक्वेट करता हूँ तो दिस इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया कि जो रेशियो होना चाहिए ना C1/C2 का, दैट शुड बी इक्वल टू RF/R1। C1/C2 का रेशियो RF/R1 के बराबर होना चाहिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। कोलपिटल ऑसिलेटर तभी डिजाइन होगा। हार्टले ऑसिलेटर में Z1 को इतना रख दो, Z2 को इतना, Z3 को इतना रखो और सोल्व करो। सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन देखो हार्टले ऑसिलेटर का अरेंजमेंट ये होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, जहाँ पे Z1 था L1 लगा दिया, जहाँ पे Z2 था L2 लगा दिया, और जहाँ पे Z थे तो वहाँ पे C लगा दिया, बाकी ये RF/R1 सब बराबर है। उस इक्वेशन जब हम वो पुट करते हैं तो हमें फाइनली ये चीज़ें मिलती है।
ये एक्सप्रेशन मिलता है। अब इस एक्सप्रेशन में मैं इमेजनरी जो पार्ट है ना उसको जीरो पुट किया, मतलब ये वाले पार्ट को मैंने जीरो पुट किया, तो मुझे इतना मिलता है कि ओमेगा स्क्वायर मेरा बाहर आता है, तो L1C प्लस L2C बचता है मेरा, या ओमेगा स्क्वायर C को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो मेरे को कितना ओमेगा स्क्वायर C इंटू L1 L2 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए मेरा। ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√, में L1 प्लस L2 इंटू C इज इक्वल टू 1/√, में L इक्वलेंट इंटू C। तो ये मेरा फ्रिक्वेंसी है इसका बेसिकली। यहाँ पे L इक्वलेंट कितना होता है, ओमेगा इसका फ्रिक्वेंसी कितना होता है 1/√, में LC, L की जगह L इक्वलेंट से रिप्लेस कर दो, विच इज L1 प्लस L2 डायरेक्टली, L1 प्लस L2। जबकि C वाले केस में कितना आ रहा था, वो C इक्वलेंट था, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 था। यहाँ पे डायरेक्टली L इक्वलेंट में सीरीज बन रहा है, दोनों जगह सीरीज ही बनता है, ठीक है। यहाँ पे दोनों L सीरीज में आ जाते हैं, L इक्वलेंट इज इक्वल टू 2L सीरीज में, वहाँ पे क्या था मतलब 2 C सीरीज में, तो उनका C इक्वलेंट तो आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए बीटा का वैल्यू जब मैं यहाँ से कैलकुलेट करता हूँ तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन जब व्हेन आई पुट दिस वैल्यू इनटू दिस एक्सप्रेशन अगेन, बचे हुए एक्सप्रेशन, तो मेरे को इतना मिलता है L1/L2। तो यहाँ से मैं बीटा का इतना मिल गया मेरे को। अब मुझे पता है ए बी का वैल्यू नहीं है, विच इज इक्वल टू RF/R1 ऑल्सो फ्रॉम द सर्किट, तो इसको इक्वेशन 1 कहता हूँ। तो बीटा का वैल्यू यहाँ से मेरा कितना हो जाएगा, दैट शुड बी L1/L2। ये मेरा L1/L2 है, इसको हम फीडबैक फैक्टर कहते हैं। देखो यहाँ पे L1/L2 है, जबकि वहाँ पे कितना था, C2/C1 था। दिस इज इंपॉर्टेंट डिफरेंस विच नीड टू बी नोटेड। वहाँ पे C2/C1 था, यहाँ पे कितना है L1/L2 है। यहाँ पे दिस बाई दिस है, जबकि वहाँ पे क्या था, C आता ना, तो दिस बाई दिस था। दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, और वो इम्पीडेंस की वजह से आया, क्योंकि यहाँ पे J ओमेगा ऊपर रहता है, जबकि वहाँ पे J ओमेगा से नीचे रहता है, ठीक है। तो ये मेरा फीडबैक फैक्टर कितना हो जाएगा, L1/L2। और अगर मेरे को गेन का ए बीटा का वैल्यू 1 लाना है, तो मेरा यहाँ पे कितना होना चाहिए, मेरा जो ए का वैल्यू है, ये जो मेरा ए बी का वैल्यू, वो उसको मैं L2/L1 रखूँ तो ही मेरा 1 आ सकता है। तो ए का वैल्यू को मैंने L2/L1 रखा, और यहाँ से मेरा A1 दोनों को मैंने इक्वेट किया, तो ये होना चाहिए मेरा, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए अगर मेरा हार्टली ऑसिलेटर में, कि RF/R1 शुड बी इक्वल टू L2/L1, ठीक है। RF/R1 शुड बी इक्वल टू L2/L1, इम्पोर्टेंट। और हार्टली ऑसिलेटर में इस तरीके, क्योंकि मैंने एम्पलीफायर वाला जो स्टेज था ना, उसको मैंने रिप्लेस कर दिया ऐसा इससे, ठीक है। तो मेरा कितना क्या बचा, मेरा ये वाला बचा, और इसको मैंने ऐसा लगा दिया, यहाँ दिया। ये तो मेरा ग्राउंड को जाना है, ये वाला दोनों के बीच वाला, और यहाँ से जो आउटपुट है उसको मैंने यहाँ पे दे दिया। तो ये मेरा नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बनता ही है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सॉरी बनता ही है, दैट्स इट।